शहर के शोर शराबे से बहुत दूर एक घने और अनजान जंगल के बीचों बीच एक आधुनिक लेकिन वीरान कांच और कंक्रीट का बंगला खड़ा था। इस बंगले का कोई पुराना इतिहास नहीं था। इसे बस कुछ ही साल पहले एक सनकी बिल्डर ने बनवाया था और फिर बिना किसी कारण के अधूरा छोड़कर भाग गया था। आर्यन एक प्रैक्टिकल आर्किटेक्ट, कबीर एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और समीर एक सस्पेंस राइटर ने अपना वीकेंड बिताने और अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इस जगह को चुना था। बारिश इतनी तेज थी कि कार के वाइपर भी जवाब दे रहे थे। आर्यन कार चला रहा था, कबीर अपने कैमरा किट साफ कर रहा था और समीर बाहर के घने अंधेरे को देख रहा था। आर्यन, तो पक्का है ना कि यही रास्ता है? जीपीएस ने तो आधे घंटे पहले ही काम करना बंद कर दिया है। हाँ भाई, मुझे बिल्डर ने यही लोकेशन दी थी। वो देख, आगे एक लोहे का गेट दिख रहा है, हम पहुंच गए। कार एक विशाल काले रंग के लोहे के गेट के सामने रुकी। वहाँ एक छोटे से टेन के केबिन में केयरटेकर रघु था। आर्यन ने कार का शीशा नीचे किया। हम लोग शहर से आए हैं, बिल्डर साहब ने बात की होगी। रघु कार के पास आया, उसकी आंखें लाल थी। चाबियां ये रही, अंदर सब कुछ चालू है, जनरेटर में डीजल भी फुल है। रघु अपनी छतरी लेकर बारिश में पीछे की तरफ गायब हो गया। आर्यन ने कार आगे बढ़ाई और वे बंगले में आ गए। बंगला अंदर से बहुत ही आलीशान था। एक बहुत बड़ा लिविंग रूम जिसकी एक पूरी दीवार कांच की थी, जहाँ से बाहर का घना जंगल एकदम साफ दिखता था। यार, जगह तो बहुत शानदार है, लेकिन बहुत ठंडी भी है भाई। मैं तब तक कुछ तस्वीरें खींच लेता हूँ, लाइटिंग बहुत ही ड्रामेटिक है। कबीर ने अपना कैमरा निकाला और घर के अलग अलग कोनों की तस्वीरें लेने लगा। कबीर कांच की उस बड़ी दीवार के पास गया और बाहर अंधेरे जंगल की तरफ फोकस करके फ्लैश के साथ तस्वीरें खींचने लगा। अचानक कबीर के हाथ कांपने लगे। उसने कैमरे की स्क्रीन पर खींची गई आखिरी तस्वीर को जूम किया। तस्वीर में कांच पर कबीर का अक्स दिख रहा था, लेकिन कबीर के ठीक पीछे बाहर के अंधेरे में एक आदमी खड़ा था। वो आदमी बेहद डरावना और कम से कम 8 फीट लंबा था। उसने एक गंदा सा फटा हुआ लंबा कोट पहना हुआ था। आर्यन, समीर, इधर आओ जल्दी। क्या हुआ कबीर, तो इतना पसीना पसीना क्यों हो रहा है? कबीर ने बिना कुछ बोले कैमरे की स्क्रीन उनकी तरफ कर दी। आर्यन ने ध्यान से देखा। समीर की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कौन है बाहर? शायद कोई पेड़ की परछाई है या शीशे पर बारिश के पानी का कोई रिफ्लेक्शन। यार, बाहर इतनी बारिश में कौन खड़ा होगा? तू फालतू में डर रहा है कबीर, तू पागल है आर्यन। ये कोई परछाई नहीं है, ये एक आदमी है। अच्छा शांत हो जा, मैं जाकर बाहर चेक करता हूँ। अरे पागल मत बन आर्यन, बाहर मत जा। तीनों दोस्त अपनी जगह पर उछल पड़े, जैसे कोई बहुत भारी भरकम आदमी छत पर कूद गया हो। भारी कदमों की आवाज छत से होते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। कोई बहुत ही भारी जूतों के साथ धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। आर्यन ने अपनी जेब से फोन निकाला। नेटवर्क नहीं है कबीर, जनरेटर रूम कहाँ है? वो तो बेसमेंट में है, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा। कबीर, हमें कुछ तो करना होगा। तभी बिजली गुल हो गई। पूरा बंगला एक घने और भयानक अंधेरे में डूब गया। केवल बाहर चमकने वाली बिजली की रोशनी से कमरे में खौफनाक परछाइयां बन रही थी। तीनों दोस्तों ने अपने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। कबीर, तू समीर के साथ यहीं रह, मैं बेसमेंट में जाकर जनरेटर ऑन करता हूँ। मैं अकेला नहीं रहूंगा। अच्छा ठीक है, हम तीनों साथ चलते हैं। तीनों दोस्त एक दूसरे के पीछे पीछे बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। बेसमेंट की सीढ़ियां बहुत ही संकरी थी। बेसमेंट में पहुंचकर उन्होंने देखा कि जनरेटर बंद पड़ा है। आर्यन जनरेटर के पास गया और उसे चालू करने के लिए उसकी रस्सी खींचने लगा। तभी समीर को अपने ठीक पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। कोई उसके कान के बहुत ही करीब था। समीर, पीछे मुड़कर देख। समीर का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था।
उसने धीरे धीरे अपनी टॉर्च की रोशनी अपने पीछे घुमाई। टॉर्च की रोशनी गंदे कीचड़ से सने